स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साउथ अटलांटिक ओशियनिक करंट्स, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने अपना लेक्चर लिया था यूजीसी नेट सिलेबस डिस्कशन से पहले, तो उसमें मैंने आपको नॉर्थ अटलांटिक करंट के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे साउथ अटलांटिक करंट या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महासागरीय धाराओं में हवाओं का बहुत अहम रोल होता है, या जो पवने हैं हमारे वो बहुत अहम रोल निभाती है, क्योंकि जिस तरीके की हवाएं जिस आपका जो अक्षांशीय विस्तार है चलेगी, वहां पर जो धाराएं हैं उसी तरफ ही मुड़ना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अटलांटिक करंट में दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि एक जो है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा मैंने आपको पढ़ाया होगा, इसी तरीके से दक्षिण में भी क्या होती है, दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा होती है, साउथ इक्वेटोरियल ओशियनिक करंट होती है। तो ये बेसिकली कहां से चलती है, आपके अफ्रीका के तट से ये चलती है और किधर की तरफ जाती है, आपके साउथ अमेरिका की तरफ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका और ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो यहां से ये करंट क्या है, आपकी जो व्यापारिक पवने हैं उनके प्रभाव में आकर पूर्व से पश्चिम की तरह बहना शुरू कर देती है। तो ये जाके क्या करेंगी, अब जब यहाँ पर लैंड पार्ट के पास पहुंचेंगी, ब्राजील के पास पहुंचेंगी, तो इस लैंड पार्ट से टकरा के आधी धाराएं किधर चली जाएंगी, नॉर्थ की तरफ, और आधी धारा किधर चली जाएगी, साउथ की तरफ। यानी पानी जो है इसका वो दो हिस्सों में बट जाएगा और यहां जाके ये क्या है, यहाँ पर द्वीप समूह है, यहाँ पर क्या है, एक जगह का नाम है ट्रिनिडाड। तो ट्रिनिडाड के पास ये क्या करती है, जो आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशियन करंट है उसके साथ मिल जाती है। यानी जो आपकी उत्तर अटलांटिक विषुवतीय धारा है उसके साथ क्या है, ट्रिनिडाड के पास जो है आपकी दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा मिल जाती है। इसके बाद इसके साउथ का जो पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे लेक्चर में कि हमने जो नाम रखे हुए हैं ओशियनिक करंट्स के, भी बेसिकली उसके पास का जो भी स्थान होता है उसके रिलेटेड ही हमने नाम रखा है। तो यहाँ पे ब्राजील है, आप सभी जानते हो। तो इस वजह से जो ये आपकी ये करंट है इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्राजील की धारा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात ये कि ये यहां से चली आपके अफ्रीका के तट से और किधर की तरफ गई है, अफ्रीका टू दक्षिण अमेरिका। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका क्या नाम है, विषुवत-रेखीय धारा। अब आप जानते हो विषुवत-रेखीय धारा में टेम्परेचर क्या है, हाई मिलता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि ये जो करंट है या ये जो धारा है ये कैसे मिलेगी, गर्म धारा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद और क्या है कि ये यहाँ पे ब्राजील के तट पे आके यहाँ से टकराती है और ब्राजील के तट से टकराने के बाद एक हिस्सा इसका उत्तर की तरफ जाता है, एक हिस्सा इसका दक्षिण की तरफ आता है। उत्तर की तरफ जो जाता है ट्रिनिडाड के पास मिलके वो क्या करती है, उत्तर विषुवत-रेखीय जो धारा है उसके साथ मिल जाती है और दक्षिणी हिस्सा इसका कहां चला जाता है, आपका ब्राजील के तट के साथ बहना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर इस करंट को क्या कहा जाता है, फिर आगे ब्राजील की धारा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी करंट की बात करते हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा भी था कि दूसरा जो इसका भाग है, जो आपकी दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा है, इसका आधा हिस्सा जो आपका दक्षिण की तरफ चल जाता है ब्राजील की तट से टकराकर, तो उसको ब्राजील की धारा कहा जाता है। अब इसको देखते हैं कि ये कहां से कहां तक इसका विस्तार है और ये यहाँ पे कैसे है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, आपका जो साओरोक अंतरीप है, तो वहां पर ये क्या है, टकराती है इससे ब्राजील के तट से और यहां से दो शाखाओं में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, यहां से लेके 40 डिग्री अक्षांशों तक आपको याद रखना है, 40 डिग्री लैटिट्यूड तक जाकर क्या कहलाती है, ब्राजील की धारा कहलाती है, ब्राजील की गर्म धारा कहलाती है। ऐसा क्यों, 40 डिग्री तक ही क्यों जा रही है,
क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है, आपने पछुआ पवन का नाम सुना होगा या फिर आपने वेस्टर्लीज का नाम सुना होगा आपने। तो वो वेस्टर्लीज क्या है, 40 डिग्री अक्षांश के बाद इतनी एक्टिव होती है कि इन हवाओं का रुख फिर से कैसे कर देती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील की धारा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति क्या है, जो आपकी दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा है, ये इसी का ही 2 भागों में जो इसका हिस्सा बटा उसका दक्षिणी हिस्सा है। इसके बाद क्या है, इसका विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार 40 डिग्री अक्षांश तक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, आप यहाँ 40 डिग्री अक्षांश के बाद यहाँ पर जो वेस्टर्ली उसके प्रभाव में आ जाती है और उसके बाद ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका रुख हो जाता है। इसके बाद क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये धारा जो है यहाँ पर गर्म होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर लवणता भी अधिक पाई जाती है। अभी क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता है काफी बार कि किन अक्षांशों पर लवणता सबसे अधिक होती है। आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इक्वेटोरियल जोन है, सबसे ज्यादा गर्म है, तो लवणता वहां पे सबसे ज्यादा पाएगी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, इक्वेटोरियल रीजन पर आपने सुना होगा वहां पे संवहनीय वर्षा होती है या फिर कन्वेंशनल वहां पे रेनफॉल होती है, उसकी वजह से यहाँ पे ताजा जो जल है उसकी आपूर्ति होती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, लवणता अधिक नहीं मिलती, जबकि 40 डिग्री अक्षांशों के इधर आकर या फिर आपकी जो कर्क और मकर रेखाएं जो है वहां पर सबसे ज्यादा लवणता महासागरों में पाई जाती है, क्योंकि वहां पे क्या है, आपका जो इवेपोरेशन है या फिर जो जलवाष्प है वो ज्यादा बनते हैं और एज कंपेयर टू इतनी रेनफॉल वहां पे नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लवणता मिलती है यहाँ पर और ये क्या है, गर्म धारा है। तो ये थी आपकी ब्राजील की धारा। हम बात करते हैं इसके नीचे कौन सी धारा और चल रही है। अब आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि पछुआ पवन के प्रभाव में ठंडी हवाएं क्या है आपकी, उसके साथ साथ भी जल क्या है, प्रवाहित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, जो आपका अटलांटिक है उसके नीचे, ओशन के नीचे आपका जो आपका एंटार्क्टिक सागर है वो है। तो वहां से क्या होता है, एक फॉकलैंड की धारा इसके साथ साथ चलना शुरू हो जाती है आपके दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ। यहाँ पे मैं इसको रेड मार्क से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये क्या है, फॉकलैंड की ठंडी धारा है, क्योंकि इन अक्षांशों में क्या है, आपकी जो ठंडी धाराएं हैं वो बहती है जो आपका अंटार्कटिका जो ओशन है उस। तो जैसे जैसे ये क्या है, आपका फॉकलैंड की धारा यहाँ से बहती है तो ये कहाँ तक जाती है, 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वहां तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, और इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, अंटार्कटिका सागर से हुआ है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कैसी धारा है, ये ठंडी धारा है फॉकलैंड की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉकलैंड की ठंडी धारा है वो कहाँ है, फॉकलैंड की ठंडी धारा आपके दक्षिणी अमेरिका के तट के साथ साथ बहती है। अब फॉकलैंड की धारा जो है अब है कि ये अमेरिका के तट के साथ साथ अंटार्कटिका से बड़े बड़े हिमशैल जो है वो यहाँ पर लेकर आ जाती है। अब इसके बाद क्या है, 30 डिग्री अक्षांश तक मैंने बताया कि इसका विस्तार है। फिर इसके बाद ये क्या होती है, पछुआ पवनों के संपर्क में आती है और हो जाता है। तो इसमें से क्या करता है, एक हिस्सा निकलकर पश्चिमी प्रवाह बन जाता है। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक धारा इसको बोला जाता है। अब इसके बाद ये जो दक्षिणी अटलांटिक जो प्रवाह है आपका, जैसे हमने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पढ़ा था, इसी तरीके से साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये अफ्रीका के तट से टकराता है और अफ्रीका के तट से टकराने के बाद यहाँ पर ऊपर उठना शुरू होता है और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, बेंगुला की धारा कहा जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा। और ये कहा भी जाता है कि जो बेंगुला की धारा है ये क्या है, दक्षिणी विषुवत रेखा की जो धारा है उसी का ही एक रूप है। यानी ये जो दक्षिणी अटलांटिक जो आपकी करंट है या महासागरीय धारा है वो बेंगुला का ही आगे बढ़ा हुआ रूप है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेंगुला धारा कैसी है, ठंडी धारा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक काउंटर करंट होती है, या आपने सुना होगा प्रति जो धारा है वो। तो काउंटर करंट कैसे बनती है, मैंने यहाँ बताया कि ट्रिनिडाड के पास एक आपकी नॉर्थ अटलांटिक जो करंट है वो मिल जाती है, उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, और दूसरी आपकी दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा बन जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ से भी इसका पानी चला गया, यहाँ से भी इसका पानी चला गया, तो यहाँ पे तल नीचा हो जाता है, यहाँ पे इसका ऊंचा तल हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से एक क्या चलती है, आपका जो लो लैंड बन जाता है या आपका जो निम्न स्तर हो जाता है, वहां पर एक काउंटर करंट चलने शुरू हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, आपका जो आपका प्रति विषुवत रेखीय धारा उसको बोला जाता है, या फिर काउंटर करंट बोला जाता है। तो ये था आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से निकली विषुवत रेखीय धारा साउरोक अंतरीप के पास, ये दो ब्राजील, या फिर ये अगर साउरोक भी आपको याद नहीं होता है तो ब्राजील के तट के पास आकर ये टकराती है उसके तट से। इसकी दो शाखाएं हो जाती है, एक शाखा चली जाती है उत्तरी अटलांटिक जो विषुवत रेखीय धारा उसमें, और दूसरी शाखा चली जाती है ब्राजील के तट के साथ साथ। ब्राजील के तट के साथ साथ आने वाली जो धारा है उसको क्या कहा जाता है, ब्राजील की धारा। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विषुवत रेखीय धाराएं वाली यानी गर्म ही होती है, तो ये भी क्या है, गर्म धारा है। इसके बाद क्या होता है, जो आपका यहाँ पर जो वेस्टर्लीज के साथ साथ जो चलने वाली जो धाराएं है उसमें क्या है कि आपका नीचे जो एंटार्क्टिक ओशन है वहां से क्या है, आपका दक्षिण अमेरिका के तट से टकराकर एक धारा निकलती है और उसके साथ साथ बहना शुरू करती है दक्षिण जो आपका अमेरिका है उसके तट के साथ साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, फॉकलैंड की धारा। लेकिन क्या है, ये 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक की बहती है। उसके बाद ये क्या है, जो आपकी पछुआ हवाएं हैं उनके प्रभाव में आ जाती है, और उसके बाद ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहना शुरू कर देती है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसी तरीके से दक्षिण में भी क्या बन जाता है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट या फिर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बन जाता है। अब ये प्रवाह आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद फिर से क्या हुआ, वर्ल्ड सरफेस आ गया, फिर से आपका कॉन्टिनेंट आ गया, और कॉन्टिनेंट के तट से टकराकर यानी अफ्रीका के तट से वो टकराकर यहां ऊपर की तरफ तट के साथ साथ चल देती है। और ये ठंडी धारा है, तो यहां अफ्रीका के तट पे इस ठंडी धारा को क्या कहा जाता है, बेंगुला की धारा कहा जाता है। तो एक पूरा ये सर्कल है, दक्षिणी विषुवत रेखीय, फिर ब्राजील धारा, नीचे से फॉकलैंड धारा, इधर से बेंगुला धारा। तो ये है आपकी साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट्स। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज सकता है, और हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम अपना जो नेट का सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।